बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है, बहुत बढ़ गई है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया है, आज तकरीर शिकरीर फरमाई है, कोई याददाश्त पेश की है उनके पार्लियामेंटेरियंस ने जाके। और वो मैंने बताया था कि इमरान खान साहब रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, वो ज़ाहिर घबरा गए हैं राना साहब से। तो वो आज क्या होता रहा सारा दिन और उसके नताइज क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। और क्या बुशरा बेगम जो हैं वो बहुत ताकतवर खातून है, खान साहब उनके मुकम्मल तौर पर शिकंजे में हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ बातें पता चली हैं, वो आपके गोशगुजार करनी है। और फिर क्या कोई अदारा, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया की बात नहीं मैं कर रहा, ये जो रावलपिंडी वाली एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान को रेस्क्यू करने आएगी या हुकूमत को रेस्क्यू करेगी, उसका क्या किरदार है मुस्तकबिल में, इस हवाले से कोई रिपोर्ट पेश की गई है हुकूमत को। कुछ ज़ाहिर है वो आपस में बातें शातें जो होती हैं वो बताते हैं, मैं जनाब बाजवा साहब से मिला, मैं फ़लाँ से मिला और फिर उसके बाद ये मैंने नतीजा अखज़ किया, इस तरह की बातें जो होती रहती हैं। और ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ फॉरेन फंडिंग वाले केस के बाद, वो पीडीएम ने एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने तोशाखाना वाला जो मामला है उसको लिया है। ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है या ममनुआ फंडिंग वाला केस है, इसकी बुनियाद पे नहीं, बल्कि तोशाखाना जो गिफ्ट शिफ्ट लेते रहे हैं और बेचते रहे हैं, 14-15 करोड़ की तो शायद एक गाड़ी बेची थी इन्होंने, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। वो कहते हैं जनाब इन्होंने जो 2019 से पहले के ये वाक़यात हैं, ये जो पैसे पूसे आए थे, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अपने गोशवारों में, अपने असासों में। और अगर गोशवारों और असासों में डिक्लेयर ना किया जाए तो फिर वो कहते हैं जनाब नाअहली बनती है इन्होंने। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा नवाज शरीफ वाला था कि असासे डिक्लेयर नहीं किए, वो तनख्वाह जो बेटे से लेनी थी लेकिन नहीं ली। फैसल वाडे वाला बात कि उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो जनाब यूएस शहरी हैं और यूएस शहरी होने की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। जहांगीर तरीन पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम थे। कुछ और जिन पे 62(1)F लगी थी वो भी ऐसे ही इल्ज़ाम थे। कुछ 3-4 सियासतदान थे जिसका फुल कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि जनाब ये ताहजात नाअहली ही होगी 62(1)F के तहत। ये एक मजबूत केस है मेरी नज़र में। अगर इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता और ये केस जो है, ये प्रोसीडिंग जो है ये शुरू हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो शदीद बढ़ जाएंगी। जैसे फैसल वाडा साहब ने एक चालाकी की थी कि उनकी जो चैलेंज हुई थी अहलियत, वो तो हुई थी उनकी बतौर MNA, और फिर उन्होंने MNA छोड़ के वो सेनेटर हो गए थे, लेकिन वो मामला जान नहीं छोड़ी थी इलेक्शन कमीशन ने। कानून ये कहता है कि जिस वक्त कोई जुर्म वकूफ़ पज़ीर हुआ हो उस वक्त की सूरत हाल देखनी होती है। खान साहब का इस्तीफ़ा अगर मंजूर भी हो जाता है या वो ये मौक़िफ़ भी इख्तियार करते हैं कि जनाब मैं तो अब पार्लियामेंटेरियन ही नहीं हूँ, MNA ही नहीं हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कैसे कार्रवाई कर सकता है, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। लेकिन बात यह है कि ये 2019 वाले गोशवारे जो हैं, जो असासे हैं, जो 19-20 में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, तो उस वक्त तो ये वज़ीर-ए-आज़म भी थे, पार्लियामेंटेरियन भी थे। ये एक मजबूत रेफरेंस जो है ये उन्होंने बनाया है। बाकी ये भाग गए हैं, रेफरेंस दायर करने गए थे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ PTI वाले, और ख़बरें चली, काफ़ी देर चलती रहीं, और फिर काफ़ी घंटों के बाद ये बात पता चली कि जनाब वो इन्होंने वापस ले लिया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो अभी हमने उसको रोक लिया है, उसमें कुछ और चीज़ें शामिल करनी है वगैरह वगैरह। पहले जो इन्होंने जिसकी कापियाँ शापियाँ साफ़ियों तक पहुँचाई थी, उसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए हटाया जा सके। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो तश्कील जो है वो भी ऐसे जजेस पर मुश्तमिल है कि जो आसानी के साथ जो ऐसे छोटे मोटे इल्ज़ामात हैं उनको वो इग्नोर कर सकती है, मुस्तरद करने की उनमें एक ताकत है, सलाहियत है। और वो मैंने बताया था कि वो चीफ जस्टिस साहब हो गए, बंदयाल साहब, काजी फ़ायद ईसा साहब, सरदार तारक मसूद साहब,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस जो है, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब। तो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, उसमें लगता नहीं कि दाल गले, क्योंकि वो कोई इल्ज़ामात जो हैं कि जनाब उनसे मिले हैं, दबाव था, मिलने के बाद वादा किया कि मैं ये फैसला जल्द सुना दूंगा। भाई 21 जून की जजमेंट रिजर्व थी और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि मुनासिब फैसला महफूज करने के बाद मुनासिब वक्त के अंदर वो फैसला अनाउंस करना होता है। और ये मुनासिब वक्त जो यही होता है, इतने टाइम होता है। वो तो आला अदालतें जो है वो 90 दिन तक फैसला जो है वो मैं ज़्यादा आमतौर पर मुनासिब वक्त उन्होंने अपने लिए रखा, और लोअर कोर्ट्स के लिए और इधर उधर तो उन्होंने इतना टाइम ही नहीं देते, बल्कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला करना होता है। बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, तो ये उसमें कोई ऐसी ताकत शाकत नहीं है। और फिर ज़ाहिर है वापस लिया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यार जामी फिर बदनामी हो जाएगी। वो मेरा ख्याल ये है कि पीटीए वाले ये समझ रहे हैं कि बजाय इसके कि हम जाएं, कि अगर जान गए तो सिर्फ प्रेशर वास्ते और दीगर फवायद चुकन वास्ते कि ये हुकूमत जाए, हुकूमत डिक्लेरेशन भेजे, फिर अगर हमारे डिक्लेरेशन पे वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन हमारी जमात तहलील नहीं करती, तो फिर हम ये इशू दोबारा उठा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। बहरहाल उन्होंने खान साहब ने जो बातें शातें की हैं वो मैंने बताया था कि वो कानून और आइन से मेरे ख्याल नाबल्द हैं या मावरा भी हैं थोड़ा बहुत। और उन्होंने कल जो बातें की थी कि पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई जो है वो उस वक्त तो हमारे खिलाफ ये कानून ही नहीं था, वो सारी बातें झूठ जाट हैं, वो सारी ठीक हैं। और बाकी दूसरी बात जो है वो मैंने जो कल ये जिक्र किया था, बल्कि कल नहीं, जिस वक्त ये आया है मामला कि जनाब जजमेंट आ रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, उस वक्त मैंने सारी कानूनी और आइनी पोजीशन आप लोगों के सामने रखी थी। और मैंने कहा था कि खान साहब को यानी इतनी ज़्यादा, ये जो मुखालफिन है खान साहब के, उनको इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि तहलील करना जब उसको जमात को बड़ा मुश्किल है। आर्टिकल 17(2) के तहत कि वो मुल्की हाकमियत आला, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हो ना फॉरेन एडेड कंपनी, उसके साथ वो इल्ज़ामात भी साबित करना पड़ते हैं। और मैंने ये कहा था कि पहले जो दीगर ऑप्शंस हैं, कानूनी ऑप्शन, उनको इस्तेमाल कर लिया जाए। मेरा ख्याल है ये हुकूमत की समझ में ये बात थोड़ी थोड़ी आ रही है कि जनाब पहले दूसरी ऑप्शन जो हैं वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम लेके चले जाएँ सुप्रीम कोर्ट में। और अब इस पर जो निकात मैंने उठाए थे अपने व्लॉग्स में, जिस दिन ये आया कि फ़ैसला आ रहा है और जिस दिन फ़ैसला आया और कल तक जो मैंने निकात उठाए थे, वही निकात अब ज़ेर बहस है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े बड़े प्रोग्रामों में। और उसमें यही जो आइनी माहिरीन हैं वो वही मेरी बात की तायद कर रहे हैं कि 17(2) के तहत अगर ये असम्बली तहलील करने के लिए, सॉरी असम्बली कह दिया, ये पीटीआई को तहलील करने के लिए डिक्लेरेशन भेजती है, एलामिया जारी करके पाबंदी लगाती है, और फिर वो ज़ाहिर है वो आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला करना होता है, तो उसमें तो जान नहीं है। इस बुनियाद पे अगर ये कह दें ना, ये ऐसी फॉरेन एडेड जमात है जो मुल्क की सालमियत, हाकमियत आला और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है, ये साबित करना मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल काम होगा। बहुत सारे और सबूत भी उन्हें साथ लाना पड़ेंगे। इसीलिए अब दोबारा ये गौर करना शुरू किया है वज़ारत कानून ने, और 3 दिन में वो एक अपनी रिपोर्ट जो है मुरतब करके काबीना में दोबारा पेश करेंगे। डिक्लेरेशन असूली फ़ैसला हो गया है कि जनाब इस पर पाबंदी लगानी है, लेकिन वो दीगर जो पहलू जो मैं गोशगुजार कर रहा हूँ बार बार, उन पर वो दोबारा अब गौर किया जा रहा है। और सरदस्त जो मामलात है वो ये है कि जो उस जजमेंट जो है इलेक्शन कमीशन की, उसमें जो निकात पाए गए हैं कि दीदा दानिस्ता ये फ़ंड लेते रहे हैं, दीदा दानिस्ता वो छुपाए हैं अकाउंट, दीदा दानिस्ता फिर मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी मामला चला जाता है, FBR के भी कुछ मामलात हैं जो देखेंगे, और FIA के भी मामलात हैं, नैब के ज़ुमरा में भी कुछ चीज़ें आती हैं, और फिर फौजदारी तहकीकात भी जो हैं इन मामलात की हो सकती हैं। बहरहाल अगर ये चले गए ना लेके जमात की डिक्लेरेशन तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे तो लगता है ये क्लीन किट मिल जानी है उसको। तो इसलिए उनको भी समझ आ रही है, वो बच्चे नहीं बैठे हुए,
आज़म ज़र तारड़ जैसे जो लोग हैं, वो उसके उनके अलावा भी इनके पास एक बड़ी मजबूत कानूनी टीम है। फ़ारूक एच नाइक साहब हैं और दीगर जो वकला हैं, सीनियर वकला, उनके साथ भी इनकी मुशावरत वगैरह वो चलेगी। और वो एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे हुकूमत जो है जिससे ये लगे जैसे खान साहब सियासी इंतकाम तैरता हुआ नज़र आ रहा था सतह पे। ये उस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे कि वो सियासी इंतकाम नज़र आए कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है या खान साहब को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को उसी काल कोठरी में बंद करें जहां उन्हें बंद किया गया था। और फिर शेख रशीद पे भी उन्हें बड़ा गुस्सा है। शेख रशीद भी वो कहते हैं मेरी दाढ़ थले आ गया था, छिटना कोई नहीं मैं। बहरहाल ये एक अलग मामला है कि मावराए कानून जो है जाके वो कुछ इकदाम करते हैं। तो वो फैसला यही हुआ कि नहीं, मावराए कानून कुछ नहीं जाना, इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करनी। जो कानून के अंदर रह के इनके खिलाफ बनती हैं चीज़ें वो हम लेके जाएंगे अदालतों में भी और दूसरे अदारों के पास भी। और फिर दूसरी बात कि जो ये कहा जा रहा है कि कुछ अदारे, एक भी लाग में मैंने जो जिक्र किया था, ये इस बात का भी इससे पता चल जाएगा, चेहरों से नकाब उतर जाएगा अदारों के और शख्सियात के कि कौन खान साहब को बचाना चाहता है। ये जब जजमेंट आई है उसके बाद फिर एक मरतबा ये हुकूमत की सफ़ों में ये एक बेचैनी सी पाई गई कि हो सकता है कि मुक़्तदरा जो है वो बचाने की कोशिश करे इमरान खान को, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा है कि कुछ उसमें कुव्वतें ऐसी हैं जो खान साहब को बचाना चाहती हैं और सियासी तौर पे ज़िंदा रखना चाहती हैं, एक सियासी मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती हैं मुस्तक़बिल में जाके। तो वो वहाँ ये बताया गया है अंदर, ख़ास तौर पे नून लीग वाले और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो बड़े उनके हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने ये एक मरतबा फिर यकीन दहानी करवाई है कि किसी किस्म की कोई मदद जो है हमारी तरफ से, हमारे किसी अदारे की तरफ से, ISI वगैरह की तरफ से कतन सियासत में मुदाखलत किसी सूरत नहीं होगी। बल्कि वो ये कहा गया है कि बाजवा साहब ने ये कहा है कि जब तक मैं हूँ, यानी नवंबर तक तो वो हैं ना आइनी तौर पे, उस वक्त तक जो मैंने कह दिया है कि मुदाखलत नहीं होगी तो नहीं होगी। और ये कि नीचे से पेशावर से इधर उधर से ये वो कहते हैं कतन मुमकिन ही नहीं है। जो खान साहब के बारे में ये समझा जाए कि खान साहब को कोई ठंडी हवा आ जाएगी उस तरफ से, वो नहीं। जो कानून और आइन कहता है अगर वो बचते हैं तो हम उनको फंसाने नहीं आएंगे, अगर वो बचते हैं तो हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि खान साहब को लाजमी तौर पर सियासत से आउट करना है। अगर वो फंसते हैं, कानून की गिरफ्त में आते हैं, कानून अपना रास्ता खुद बनाए, असी दोष गोश साडा कोई ਇਹਦੇ 'ਚ अमल दखल नहीं हैगा। एक मरतबा फिर ये पिछले 2-3 दिनों में ये बातें जो हैं, ये यकीन दहानियाँ कह लें, जो भी कह लें आप, ये करवाई गई हैं और वो बचाने नहीं आएंगे, ये भी बात है। और वो इनको फंसाने भी नहीं आएंगे, ना फंसाने आएंगे ना बचाने आएंगे। वो कहते हैं कि सियासतदान अपना जो मामलात है वो खुद निबेड़े, ये तय हो गया। वो कहते हैं जनाब नवंबर तक तो यही है, नवंबर में अगर कोई नया आके नई पॉलिसी बना लेता है, वैसे ये इज्तिमाई पॉलिसी है कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो अक्टूबर में हुई थी, ये उसमें तय कर लिया गया था कि ना उधर से जाना ना उधर जाना, आइन के दायरे च रह के हुकूमत की जो मदद कर सकते हैं वो करांगे। हुकूमत सानू बुलाती है कि जनाब जलसा जुलूस रोक दो, असीं रोक देंगे। अमा वास्ते कहती आओ असीं चले जाएंगे। इस सलाहब की जी मदद वास्ते वो कहती है, हुकूमत कहती है जनाब इन्हों की मदद करो, लोगों की रेस्क्यू करो, असीं कर देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जहन से निकाल दें, आप लोग भी जहन से निकाल दें कि इमरान खान को शायद वहाँ से कोई बचाने आएगा। और दूसरी बात यह है कि यार ये जो खान साहब है ना, इनकी शख्सियत का जो सहर था, जब ये नौजवानी में प्ले बॉय टाइप थे, उस वक्त इनकी जो क्रिकेट शिकट देखी हुई है, जब भागते थे, बाल लहराते थे, कद काट अच्छा था, जिस्मानी तौर पर मजबूत थे,
शक्ल सूरत भी अच्छी है, अट्रैक्शन भी है जिनसे मुखालिफ के लिए। तो इनके यार जो फैंस थी ना उस वक्त, ख़वातीन, वो अब बड़े बड़े लोगों की बेगमात हैं और वो खान साहब के शहर में उसी तरह मुब्तला हैं और उन्होंने अपने शोहरों को भी मुब्तला कर रखा है उस शहर में। और ज़ाहिर है बेगमात का बड़ा ज़ोर चलता है, आपको पता ही है। ख़ास तौर पे जो हाई जेंट्री है उनमें तो ख़वातीन जो हैं उनके सामने बंदा कुस्कता भी नहीं। मेरे रगा नहीं कुस्कताते हो तो फिर क्लास ही और होंगी है, उत्थे ख़वातीन बेगमात का बड़ा किरदार होंदा। तो उनकी वजह से कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो उधर जो मैं कह रहा हूँ रावलपिंडी की तरफ से, वहाँ से किसी और अदारे में हो सकता है, रावलपिंडी वाले अदारे में वो नहीं है। अच्छा, अब वो बुशरा बेगम वाली बात वो मैं बताऊँ आपको कि मामला क्या है। वो बुशरा बेगम साहबा मुख्तलिफ लोगों से, इवन कि आर्मी चीफ और DGISI से भी मामला जो हैं वो बातचीत जो इमरान खान बात नहीं कर सकता था वो बुशरा बेगम करती रही। वो मैंने बताया हुआ एक दफ़ा कि वो कोई रिपोर्ट आई कि जनाब इन्होंने मलक रियाज से कोई तोहफ़ा शोफ़ा लिया है, कोई हार शार लिया है या अंगूठी शंगूठी ली है। उस वक्त तो हार का ही था, वो हार वाला मामला तो अभी तक नहीं आया, अंगूठी वाला मामला आ गया हुआ है। तो वो बताया गया, तो फिर उन्होंने जनरल बाजवा से कहा कि आप एक तरफ मुझे बहन कहते हैं, दूसरी तरफ मेरी जासूसी करवाते हैं, इस तरह की बातें शाते वो। और फिर वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों उनमें क्या उसकी बुशरा बेगम की ज़ात में ऐसी बात है। और फिर ये भी बुशरा बेगम जो पाकपतन वाले दरबार की मुरीदनी हैं, तो वहाँ हमारे 2 अदारों के सरबराह जो हैं वो भी अकीदतमंद हैं उसके, साकिब निसार साहब भी और एक और साहब भी जो अब भी हैं, साकिब निसार साहब के दौर में भी थे। तो उन उस तवस्सुत से, उस रिश्ते से भी बुशरा बेगम ने कोशिश की है कि रावलपिंडी वालों को किसी तरीके से कायल किया जाए, लेकिन वो अब उन्होंने कह दिया नहीं जनाब, सन बाबा जी ने किया कि नहीं, सियासत से दूर रहो। अच्छा, अब बुशरा बेगम जो है ये काफ लीग वाली जो लड़ाई है, इसमें बुशरा बेगम का किरदार जो है, ये जो सालक हुसैन साहब हैं, चौधरी शजात हुसैन के साहबजादे, उनका इंटरव्यू किया, उनसे बात की जवेद चौधरी साहब ने, और फिर उन्होंने अपने कालम में इसका इजहार भी किया है, बता दिया, पूरी बात खोल दी। और कुछ चीज़ें तो वो हैं जो हम अपने ज़राए से हासिल करके बता चुके हैं कि जब ये पहले मामला तय हो गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, और इसाक डार का फ़ोन भी आ गया था, फिर नवाज शरीफ ने फ़ोन करना था, चौधरी शजात हुसैन खुश थे, दवाई खैर भी हो गई। और फिर ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं, मोहन इलाही के कहने पे ये चले गए उनके पास, इमरान खान के पास। और इमरान खान ने जब उन्होंने कहा चौधरी शजात ने कि वादा शादा ना करें आना, ऐसी बातें यहाँ तक तो हमने बताई। और उससे आगे थोड़ी सी बात उन्होंने ये बताई है सालक हुसैन ने कि जनाब जब ये एक दफ़ा ये कहा इनको कि वादा ना कराना कोई, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा भेजा बंदे को कि बुला के लाओ, तो फिर मोहन इलाही आया वापस। तो मोहन इलाही को चौधरी शजात ने यही कहा, वो ये कह गया नहीं जी नहीं ऐसे कुछ नहीं करके अंदर थी वो। और फिर जो वो करके आए हैं तो वो आकर जनाब कमरे में लेट गए 10 बजे तक और निकले नहीं कमरे से बाहर। जब आए हैं तो नडाल होकर सोफे में गिर गए और कहा जी बस मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे पता नहीं चला मैं क्या कर आया हूँ। इस तरह की बातें शायद परवेज़ इलाही साहब ने चौधरी शजात हुसैन साहब के साथ की। और उन्होंने कहा कि जनाब कमिटमेंट गलत करते तो कमिटमेंट की PDM वाले आने दिन हालते तो जाके कुछ और वारदात पाए हो मोहन इलाही। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी एक दास्तानें थी वो कि जनाब किसी का फ़ोन आ गया, कोई अंदर खाते कोई किसी रिटायर्ड का फ़ोन आया था ना वो उसके, लेकिन वो सालक हुसैन इस बात को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब परवेज़ इलाही ने 2 मरतबा आर्मी चीफ से गुफ्तगू की थी, दोनों मरतबा आर्मी चीफ ने यही कहा कि ये एक सियासी फ़ैसला है, आपने खुद करना है, हमने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, आप अपने तौर पर जो फ़ैसला करना है वो करें। अच्छा, फिर वो पूछते हैं मामला हुआ कैसे, डील हुई कैसे, हुआ क्या? वो ये कहते हैं कि जनाब उनकी बातों से ये लगता है कि इसमें ख़वातीन का बड़ा किरदार है। वो कहते हैं खुसरो बख्तियार ने बुशरा बीबी का और मोहन इलाही का राब्ता करवाया, और वो कहते हैं हमारे ख़ानदान की एक खातून है, हमें लगता है कि वो भी इसमें शामिल है, उनका भी किरदार है, उनकी फराह गोगी के साथ
बड़ी दोस्ती है, तो वो भी इसमें हमारा ख्याल है वो कहते हैं शामिल हो सकती हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी इतनी कह लें कि ताकतवर खातून है कि अमेरिका और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एस्टेब्लिशमेंट जो गारंटी नहीं दे सकती इमरान के बारे में, वो बुशरा बेगम गारंटी दे सकती हैं। और वो कहते हैं बुशरा बेगम की गारंटी भी ये सारा मामला हुआ है। और एक और दिलचस्प बात उन्होंने ये की कि जो मेरी फूफी हैं, सालक साहब कह रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब की अहलिया और मोहन सलाही साहब की वालदा, वो पीटीआई के जलसे जुलूस अटेंड करती हैं और वो इमरान खान की फ़ैन है। ये वो खुद कह रहे हैं कि वो इमरान खान की फ़ैन है। और परवेज़ इलाही भी अगर कोई बात खिलाफ़ करता था इमरान खान के, तो वो उनको रोकती थी कि आप ये बात ना करें इमरान खान के ख़िलाफ़। और जो लिबर्टी में जलसे जुलूस वगैरह होते हैं, वहाँ भी वो शरीक होती हैं जाके। और फिर उन्होंने बाकी और बातें कि 28 ये देखने ऐसे लग रही है ख़वातीन ने कोई गेम डाली है आपस में, घरेलू ख़वातीन जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कैसे मुल्क की सियासत में हलचल पैदा की हुई है। अच्छा, वो फिर 28 मार्च वाली बात करते हैं कि जब ये मिलने गए थे तो वो कहते हैं हमारे पास आ गए, वो उससे पहले पीटीआई वाले एक वफद आ गया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वगैरह, ये वो तो हमने जवाब दे दिया, बल्कि तारक बशीर चीमा ने उन्हें गर्मी सर्दी भी कर दी, परवेज़ इलाही ने भी कहा चलो दौड़ो। और फिर वो जब बाहर हमने देखा गराज में मोहन सलाही और शाह महमूद कुरैशी सरगोशियाँ कर रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी उन्हें कह रहा था कि ये तारक बशीर चीमा काम ख़राब कर रहे हैं। इस तरह की बातें हैं। तो बहरहाल ख़वातीन का जो है, बुशरा बेगम की ताकत जो है, उसका इज़हार जो है वो पहले भी लोगों को पता ही है, लेकिन इस मामले में भी बुशरा बेगम का जो किरदार है, जो ताकत है, वो उन्होंने बताई है सालक हुसैन साहब ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।